हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनॉर्फी केमिस्ट्री। सो अब हम मूव करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। जैसा कि हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में, हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर्स का, और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस है और कैसे उसका सिग्निफिकेंस हम समझ सकते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने क्या देखा था कि जब भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एक स्केलर मिलता है तो उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पर है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिवन अस अ वेक्टर। अब हम जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें और हमें जो थर्ड रिजल्टेंट मिले वो भी एक वेक्टर मिले, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो जो वेक्टर है वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेक्टर प्रोडक्ट है और उस टाइप और क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब जब हमें तीसरा जो वेक्टर मिलता है रिजल्टेंट वो भी जब वेक्टर मिलता है तो इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, f इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। आपको नहीं पता ये क्या है, इसमें क्या बी है, क्या वी है, क्या एफ है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वी वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। यहाँ पर जो बी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है और वी जो होता है वो वेलोसिटी होता है। तो वी और बी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देगा, एक वेक्टर ही देना चाहिए, और वेक्टर वो हमें क्या मिलेगा, एफ। अब देखिए यहाँ पर जो तीनों हैं वो क्या हैं, वेक्टर फॉर्म में हैं, तो इसलिए इस टाइप का यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, क्रॉस। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के लिए बताया था, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पर जो वर्क था वो एक स्केलर क्वांटिटी था, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई हमें क्या दे रहा था, एक स्केलर दे रहा था, और यहाँ पर हमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई भी एक वेक्टर ही मिल रहा है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक टर्म का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बेसिकली होता है, उससे हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, बेसिकली एरिया देता है हमें दो वेक्टर्स के बीच का। अब एरिया कैसे देता है, हमेशा आप ये नहीं बोल सकते कि v इंटू वी कर दिया तो यहाँ पर मतलब फोर्स जो है वो एरिया है। हाँ, इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों का अगर कर्व आप खींचेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसके एरिया के इक्वल आएगी। बट तो इससे क्या सिग्निफाई ये होता है कि बेसिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो हमें किसी भी कर्व का एरिया दे सकता है, मीन्स दो वेक्टर्स का, ठीक है, दो या तीन भी वेक्टर हो सकते हैं। तो जनरली हम समझने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे दो वेक्टर्स को, ठीक है, 2D में डील करेंगे। तो अब देखिए एरिया कैसे, देखिए एरिया फाइंड करना सिंपली ये हो गया। अब देखिए ये एक मैच बॉक्स है हमारे पास, इस मैच बॉक्स में देखिए दो एक्सिस हैं, एक ये वाली एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये वर्टिकल एक्सिस है जो हमारी बाई एक्सिस है। अब इस मैच बॉक्स की जब हमें डायमेंशंस निकालनी है तो क्या है, इसकी एक लेंथ है और एक इसकी विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ ही इसका एरिया होता है। तो ये सिंपलेस्ट कर्व है। मान लीजिए वेक्टर ए यहाँ पर है और वेक्टर बी इसके जस्ट कैसा है, परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री में है। तो यहाँ पर हम इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस कर्व को हम क्लोज कर देंगे। इस कर्व को जब क्लोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ ये मिल जाएगा, और ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वेरी सिंपल, आपको पता भी होगा ये तो 6th क्लास के बच्चे को भी पता होता है ना। तो यहाँ पर जो हम एरिया फाइंड करेंगे, इसका जो एरिया आएगा उस एरिया को हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना है हमारा, ए वेक्टर, और विड्थ हमारी कितनी है, वी वेक्टर। बट यहाँ पर हम कौन सा मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, दोनों के बीच में क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हमने 3 एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट के लिए लिए थे, सिमिलरली हम इसको समझने के लिए यहाँ पर भी 3 एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो इनलाइन नहीं है, जो वेक्टर उसके अपोजिट है, मीन्स जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन ही है बेसिकली वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, हम इनलाइन कंपोनेंट्स लेते थे, ठीक है, यहाँ पर हम अपोजिट कंपोनेंट लेंगे या परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सिमिलरली हमने यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर लिया लेंथ इंटू विड्थ। अब इसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तभी तो हमें एरिया मिलेगा। और ये यहाँ पर जो क्रॉस लगा हुआ है वो कुछ नहीं है, जब ये मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो ये क्रॉस या डॉट सेम हो जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम उसको एक नंबर की तरीके से डील कर सकते हैं। और 2 इंटू 4
चाहे डॉट करके लिखो चाहे क्रॉस करके लिखो सेम आएगा। जब तक यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं था तब तक यहाँ पर क्रॉस था, और इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें आप देखिए सेम केस है, यहाँ पर एंगल थीटा है कोई भी। सेम केस कैसा है कि ये जो वेक्टर है वो ना तो एक परफेक्टली एक्स एक्सिस में है और ना ही वाई एक्सिस में है। तो इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के वेक्टर्स को हम कर सकते हैं रिजॉल्व। और रिजॉल्व हम कैसे करते हैं, इसका हम एक एक्स कंपोनेंट ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे बी एक्स, इसका हम एक वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे जिसको हम बोलेंगे बी वाई, और बी एक्स क्या आता है कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और इसको हम बोलेंगे सिमिलरली वी वाई इक्वल्स टू वैक्टर बी इंटू साइन थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होता है। अब देखिए हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा लिखते हैं। चलिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। हमें कर्व क्लोज कर्व बनाना है ना, तो क्लोज कर्व हमें ये मिल गया। अब इसकी जो लेंथ होगी, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमें क्या देगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट देगा। मीन्स ये वेक्टर्स के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा और एक इसका एक्स एक्सिस में आ जाएगा। क्योंकि हमें इनलाइन कंपोनेंट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे थे वर्टिकल कंपोनेंट की, तो ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा शिफ्ट करके। समझ रहे हैं ना आप, कहीं भी बना सकते हैं ना, इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से ये जो है v साइन थीटा, ये जो ब्लैक में है इसका मतलब है v साइन थीटा। ये जो लेंथ है इसकी, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, वेक्टर v इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हमें जब एरिया निकालना है तो ये हम यहाँ पर पैरेललोग्राम बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा और शिफ्ट कर दें ए वेक्टर ए को, तो ये यहाँ तक भी आ सकता है। और जब ये वेक्टर ए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी वेक्टर ए कह रहा हूँ, वेक्टर वी साइन थीटा अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अब आप देखिए चाहे आप इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें चाहे आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करें, दोनों ही एरिया कैसे होंगे, सेम होंगे। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए इसकी लेंथ और विड्थ। तो हमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, यहाँ पर जो हमारा एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और क्रॉस कितना, वेक्टर वी का इंटू साइन थीटा। क्योंकि हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वेक्टर वी साइन थीटा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है वो कितनी है, ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, अब इसको आप चाहे डॉट लिखें चाहे यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए चलिए यहाँ पर भी हम डॉट लगा देते हैं। हम सिंपल मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो नंबर की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए सम नंबर आएगा 2 आएगा, अगर ये 3 आया है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट जब तक यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है तब तक इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखेंगे, लाइक ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कोई एक एंगल थीटा था। अब दोनों ही वेक्टर्स अगर इनलाइंड हो गए, जब दोनों ही वेक्टर्स एक लाइन में हो गए, तो एक लाइन का एरिया क्या होता है, लाइन का तो कोई एरिया नहीं होता है क्योंकि ये दोनों ही एक सेम लाइन में है। तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा एरिया, यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, कोई एरिया क्लोज आ रहा है क्या इस कर्व का, नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के कर्व में जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप एक सिंपल लाइन लीजिए, इस लाइन का क्या एरिया, जिसमें विड्थ भी नहीं है, विड्थ या लेंथ कोई भी एक टर्म 0 हो गया तो क्या, क्योंकि इसमें कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है इसलिए। अब आप देखिए जो हम यहाँ से इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि इस वाले एक्सप्रेशन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इसमें जब हम थीटा की वैल्यू कितनी रख देते हैं, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। और सिमिलरली जब हम इस केस में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रख देंगे तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज़ 1। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि थीटा 90 और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं इसको कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी इंटू साइन थीटा। वहीं आपने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में जो आता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आता है। ठीक है,
और क्रॉस प्रोडक्ट में ये बन जाता है हमारा साइन थीटा। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक टर्म है, इसके साथ एक चीज़ और आती है यहाँ पर। आपने जब इतना इसको लिख दिया, यहाँ पर हम एक चीज़ और लेंगे एन कैप, क्योंकि हमें पता है जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कैसा आएगा, एक वेक्टर आने वाला है। रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है, तो वेक्टर की दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होगा उसके अंदर और डायरेक्शन भी होगी। तो ये जो है ये वाला टर्म, ये क्या देता है, ये वाला टर्म देता है हमें मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, यूनिट वेक्टर हमें देता है डायरेक्शन। क्योंकि हमें तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट भी वेक्टर मिलने वाला है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब आप मेरे को बताइए क्या एरिया की डायरेक्शन होती है। चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करने के लिए आप इस मैच बॉक्स को देखिए, ये मैच बॉक्स का कोई एरिया है, ये इसकी लेंथ है, ये वेट, तो आपको इसका एरिया दिख रहा होगा। अब इसकी कोई डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन है ना। देखिए मैं आपको फिर से इस मॉडल से समझाना चाहता हूँ। लाइक ये जो दो एक्सिस हैं, ये जो दो एक्सिस हैं वो हमारी क्या है, एक्स और वाई एक्सिस हैं, ठीक है। सिमिलरली अब हमें ये जो दिख रहा है एरिया वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। मीन्स ये वाली डायरेक्शन होगी, ये जो आपको पेज की अवर्ड साइड आ रही है। लाइक आप देखिए ये एरिया आपकी तरफ है अभी, ठीक है। अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ इस मैच बॉक्स को ऐसे, तो अब क्या इसकी डायरेक्शन नहीं है इस एरिया की, अभी भी डायरेक्शन अपवर्ड है क्या, नहीं। अब इस वाले एरिया की जो डायरेक्शन है वो किधर चली गई, वो इस डायरेक्शन में चली गई, इस डायरेक्शन में। दिख रही है आपको, समझ में आ रहा है। सिमिलरली मीन्स ये हुआ कि एरिया डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन होती है। अगर हम ऐसे रखते हैं तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और यही हम इसको इस वाली साइड को देखेंगे आप, जो ये वाली साइड है, अगर हम इसको 360 रोटेट कर देते हैं तो अब इसका एरिया किधर साइड हो गया, डाउनवर्ड हो गया ना। तो ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला कि दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी, ये जो एन कैप है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, जो इन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए सपोज अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, तो इस एरिया की डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है, देखिए इस एरिया की डायरेक्शन हमें अपवर्ड मिल रही है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी होती है, जेड एक्सिस होगी ये, ठीक है। तो जब हम एक्स इंटू एक्स क्रॉस बाई करेंगे तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगी वो रिजल्टेंट की वो क्या मिलेगी, जेड मिलेगी। अब सिमिलरली अगर हम इस एरिया को 360 रोटेट कर देते हैं, देखिए 360 रोटेट कर दिया अब हमने इसको। अब देखिए ये एक्स और वाई तो सिमिलर, अब आप देखिए एरिया की डायरेक्शन किधर चली गई, दिख रहा है आपको ये वाला टर्म। आप ये वाला देखिए जिस पे ये फ्लोर बना हुआ है, ये वाली डायरेक्शन जब डाउनवर्ड हो गई तो हमारे एरिया की डायरेक्शन कैसी हो गई, वो भी डाउनवर्ड हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने 360 रोटेट कर दिया, तो एरिया भी, हमारे एरिया की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पर से हमें ये पता चला है कि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है दोनों वेक्टर्स की। तो जब डायरेक्शन होती है तो इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में ऐसा होता है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी करने के बाद हमें कोई डायरेक्शन मिलेगी, वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। बट जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तब हमें डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो मिलेगी, बट वो डायरेक्शन सेम नहीं होगी। सिमिलरली आप देखिए, आपने देखा था ना अभी, क्योंकि अभी जो हमें डायरेक्शन मिल रही है जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, हम इसको सीधा मान रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। जब हम इस एरिया को अपोजिट कर देते हैं, जब हम इसका बी क्रॉस ए ले लेंगे तो अब इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, देखिए अब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, दिख रहा है ना आपको। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा पास में है तो आपको मे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, बट आप समझ लीजिए कि जैसे ही हमने इसको, अभी एरिया अपवर्ड है और जैसे हम इसको 360 रोटेट करेंगे तो हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन चेंज होकर जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन को हम शो करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसके बाद एक यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। माइनस साइन आ जाता है तो जो ये जो एक्सप्रेशन है वो फॉलो नहीं हो रहा है।
बट यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो एज इट इज़ फॉलो होता है, जैसे कि अपन ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था। चलिए अब हम सिमिलरली समझते हैं कि अभी तो हमने एक इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन तो ड्राइव कर लिया, ए क्रॉस बी का क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। बट अगर हमें कोई भी वेक्टर जो है वो रिजॉल्व फॉर्म में गिवन है, लाइक हमने देखा था 3i + 4j, लाइक समथिंग कुछ भी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वेक्टर इस तरीके से गिवन है तो हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का एक टेक्निक देखेंगे, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। लाइक हमें पता है कि जो वेक्टर्स क्या होता है कि अगर इनलाइन वेक्टर्स होंगे, इनलाइन वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, i क्रॉस i इक्वल्स टू j क्रॉस j इक्वल्स टू k क्रॉस k। इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए इसमें ये जो दोनों वेक्टर्स थे वो दोनों इनलाइन वेक्टर्स थे और इनलाइन वेक्टर्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाता था, जीरो। तो यहाँ से और सिमिलरली इसका अपोजिट था हमारा डॉट प्रोडक्ट में, ये तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाता था, वन, बट यहाँ पर जीरो हो जाता है। तो ये हमारा एक फैक्ट आ गया। अब दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, हमें पता है कि डायरेक्शन क्या आती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आती है, मतलब हम जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जेड मिलेगी, जब वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मिलेगा, और एक्स जेड जेड एक्स का करेंगे तो वाई मिलेगा। चलिए अब हम जो मूव करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करते हैं, लाइक हम मूव करते हैं एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। अगर हमने आई क्रॉस जे किया, ठीक है, क्या किया हमने, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। तो जब एक्स वाई को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के, मीन्स एक्स आई क्रॉस जे होता है के। सिमिलरली जे क्रॉस के होता है हमारा आई, और सिमिलरली के क्रॉस आई होता है हमारा जे वेक्टर, जे कैप। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। जब हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है तो सारी हमारी जो यूनिट वेक्टर्स आई हैं वो कैसे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। जब यहाँ पर आई होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग जे, और जेड के लॉन्ग के, तो ऐसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर वहीं हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज, जब हम देखते हैं कि हम जे इंटू के करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पर करेंगे जे क्रॉस आई, जब जे क्रॉस आई करेंगे तो हमारा जो साइन होगा वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ के कैप। अब सिमिलरली जब हम करेंगे, अब हमारा क्या आ गया, आई क्रॉस के, आई कैप क्रॉस के कैप हमें क्या देगा, माइनस ऑफ जे कैप। सिमिलरली अब हम जेड और के लेंगे तो के कैप क्रॉस जे कैप देगा हमें माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। यहाँ पर जो जीरो होता है वो इनलाइन वेक्टर्स का होता है, अदरवाइज जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं होता है, उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हम कैसे मूव किए थे, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था तो हमें कैसे मिले थे सारी चीज़ें, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें यहाँ पर कैसे मिला है, नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब हम इसी पे बेस्ड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। वो छोटी सी चीज़ क्या है, वो छोटी सी चीज़ है ये कि जैसे कि हमने बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, एरिया देता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें एरिया देता है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब आप देख कह सकते हैं कि सर ये तो ऐसे करके इंक्लाइंड है तो इसका तो कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। मेरा कहने का मतलब है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट, ठीक है। जब हमें अगर हो सकता है ये वेक्टर भी कुछ इस टाइप से बना हुआ तो इसका भी हम एक्स कंपोनेंट लेंगे और वेक्टर बी का भी हम वाई कंपोनेंट लेंगे, तभी हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा आ जाए, ठीक है,
वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट बेसिकली क्या होता है यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही होता है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है। अब जब हमें कोई वैल्यू चाहिए होगी तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। आपको नहीं पता है कि क्रॉस का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात आएगी तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका जब हम हाफ कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी हैं। कुछ चीज़ें क्या हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। चलिए यहाँ पर जब मूव करेंगे तब हम इसको समझाएंगे। अभी आप देखिए हमें फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अपनी फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस में हमने पढ़ा है कि आई क्रॉस जे हो जाएगा के, सिमिलरली जे क्रॉस के हो जाएगा आई। और वहीं हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, इनलाइन कंपोनेंट जो होंगे, जैसे आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर हमें क्या मिलती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो बिना कंफ्यूज होते हुए हम चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, वेक्टर ए क्या गिवन है हमारा 3i प्लस 8j प्लस के, ठीक है। क्रॉस लगाएंगे दोनों के बीच में, और दूसरा वेक्टर हमें गिवन है i माइनस 6j प्लस 5k। अब हमें करना क्या है, जो इनलाइन कंपोनेंट्स हैं उनको ज़ीरो कर देना है, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लाइक अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे हैं, फिर हम इसको इजीली सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझ लेंगे। लाइक 3i, जब हमारे पास i है तो i के साथ जब i होगा तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 0। i मल्टीप्लाई i क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, i इंटू जे। आई इंटू जे क्या होता है, k होता है, और माइनस 6 इंटू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 6 इंटू 8, और जे आई इंटू जे क्या बन जाएगा हमारा के कैप, ठीक है। सिमिलरली अब हम आई का के साथ करेंगे, और आई क्रॉस के क्या होता है बताइए, आपने अभी लिखा था ना, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस ऑफ जे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या होती है, हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ, सिमिलरली 3 इंटू, यहाँ पर 3 आएगा, ओके, 3 इंटू 8, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जे, ठीक है। और ऐसे करके हमारा एक टर्म कंप्लीट हुआ। अब हम जे का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम के का मल्टीप्लाई करेंगे, और सो ऑन। ये जो टेक्निक है ये आपको कंफ्यूज कर देगी, और आपका आंसर कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि आप पहले मैच करेंगे, फिर उसको देखेंगे आई क्रॉस ये कर रहे हैं, के क्रॉस के कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा सिंपलेस्ट टेक्निक है उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब आप अगर 12th में हैं तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, और अगर आप 11th में हैं तो आपको नहीं पता होगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, बट आपको समझना इतना टफ नहीं पड़ेगा, आप अभी समझ जाएंगे कि क्या होता है डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना, आई मीन वेक्टर्स को अरेंज करना है एरे की फॉर्म में। और वो एरे हम कैसे बनाते हैं, लाइक हमने एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स में हमारे पास 3 टाइप के कंपोनेंट्स हैं, आई जे और के। तो हम इन तीनों कंपोनेंट्स को एक एरे की फॉर्म में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे आई, यहाँ पर जे और के, पहले हमने आई जे के लिखा है। अब हम वेक्टर ए के सारे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आई के साथ कितना है, 3, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड कितना है, 8, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 1। अभी हमने वेक्टर ए की बात की है, ये वाली जो लाइन है वो हमें क्या दे रही है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की। तो आई के साथ इसका 1 है, जे के साथ -6, और के के साथ 5, और ये जो हमें दे रहा है ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रहा है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे आई, ठीक है, हम पहले लिखेंगे आई कैप। आई कैप के साथ क्या करेंगे, जब हमने आई कैप लिया तो हम आई कैप की रो और कॉलम, ठीक है, ये रो बोलते हैं। देखिए आपको लिख देता हूँ, ये जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है,
और जब हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, जनरली आप रो ऐसे लेते हैं तो कॉलम ऐसे बोलते हैं, बट मैट्रिक्स में आप इस तरीके से आ सकते हैं कि कॉलम जो होता है वो वर्टिकली होता है और जो खड़ा है वो कॉलम है, जो पड़ा है वो रो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जब हमने आई लिया तो आई की रो और कॉलम दोनों को ही क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। हमने आई के रो और कॉलम दोनों को छुपा लिया। अब हमें क्या दिख रहा है, 8 1 -6 और 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनके बीच में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ऐसे करके चलेंगे हम, ऐसे करके और ऐसे करके, पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे घूमते हुए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 इंटू 5। 8 इंटू 5 कितना होता है, जो भी होता हो अब कैलकुलेट करेंगे, माइनस हम लगाएंगे इन दोनों के बीच में माइनस, और -6 इंटू 1 कितना होता है, -6 होता है। ठीक है, प्लस लगाएंगे, सॉरी अब हमने आई लिया था, अब हम यहाँ पर लेंगे माइनस। यहाँ पर साइन भी जो होते रहेंगे वो चेंज होते रहेंगे। पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव आई लेंगे और जे को हम लेंगे माइनस में। जब जे को माइनस में लेंगे तो जे का कॉलम और जे की रो को छुपा लेंगे, और जे का कॉलम और जे की रो जब छुप जाएंगी तो हमें दिखेगा केवल 3 1 1 5। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे पहले और माइनस करेंगे 1 इंटू 1। ठीक है, अब हम पहले हमने इसको क्या लिया था, इसको हमने लिया था पॉजिटिव आई को, इसको हमने लिया था नेगेटिव, और इसको हम अगेन क्या लेंगे, पॉजिटिव। जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे के कैप और फिर से करेंगे मल्टीप्लाई। अब के इसको छुपा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6 इंटू 3 माइनस ऑफ 8 इंटू 1। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आई कैप 40 + 6 माइनस जे कैप 15 - 1 प्लस के कैप -18 माइनस ऑफ 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ए क्रॉस बी मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वो भी हमें एक वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर की वैल्यू होगी 46 आई कैप -14 जे कैप प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 26 के कैप। तो ये भी हमें एक वेक्टर मिल गया है। ठीक है, पर अगर अभी, सॉरी अब आपको दिख रहा होगा, अभी हमें वेक्टर मिल गया, इसको सॉल्व करने के बाद जब हमें मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीट्यूड आपको पता है, सिंपली √46 का स्क्वायर प्लस √14 का स्क्वायर प्लस √26 का स्क्वायर। ये जो भी आएगा आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है, जहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था क्रॉस प्रोडक्ट। और अब हमें दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो क्या करनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करना है। तो आपको ये भी पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो जो ये आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के। अगर आप इसको फाइंड कर लेंगे तो जो ये आंसर आएगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, और इसका जब अपन हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। अब हमारे पास जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आती है एंगल फाइंड करना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। देखिए हमने जब डॉट प्रोडक्ट करा था वहाँ पर जब हमने थीटा फाइंड किया था या जो भी एंगल फाइंड किया था उसको हमने क्या बोला था, एंगल बिटवीन दी लाइंस। और यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। तो प्लेन के बीच का एंगल, क्योंकि हमें पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा वैसे आ जाएगा हमारा, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
और सिमिलरली यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आता था जब हमने उस केस में फाइंड किया था। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए क्रॉस बी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसका भी क्या चाहिए हमें, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका भी हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ही चाहिए होगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम जो एंगल निकालेंगे वही क्या होगा हमारा, एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई यही मतलब होता है। यहाँ पर भी तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस मीन्स जहाँ पर एक्स वाई और जेड साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर एक्सिस का जहाँ भी रिलेशन होता है, सो लाइक जो हमने पढ़ा था एफ इक्वल टू बी क्रॉस बी बी क्यू बी, वो भी रिलेशन जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से शो किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। तो अगर आपको अभी तक इस सारे सेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग फैक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।